नमस्कार। शुगर की समस्या से परेशान हैं? क्यों होती है शुगर? क्या क्या कारण होते हैं शुगर होने के? शुगर अगर हो गई है तो क्या क्या लक्षण आते हैं? और शुगर को अगर पूरे तरीके से ठीक करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल जीवन जिए, शुगर के कोई कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में नहीं आए, तो किन किन उपायों का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा? कौन से टेस्ट हैं, चाहे वो फास्टिंग या रैंडम या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर खाने के बाद वाली, या फिर HbA1c, या फिर सी पेप्टाइड का चेकअप, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं, ये किस तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हम वीडियो में अंत तक पूरा समझेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप के लिए जो भी वीडियोस आगे बनाए जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सही माध्यम से, सही तरीके से आप तक पहुंचती रहें। शुगर सामान्य तौर पर सबसे पहले शुगर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है हाई ब्लड शुगर लेवल। हाई ब्लड शुगर मतलब जो खून में शुगर की वैल्यू जब ज्यादा हो जाए, ऐसी समस्या। इसको हिंदी में मधुमेह भी बोला जाता है, मधुमेह। और इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है पैनक्रियाज जो है, ये जो पैनक्रियाज रहता है, पैनक्रियाज जब कम काम करना चालू कर देता है तो पैनक्रियाज से हार्मोन निकलता है, एक इंसुलिन। इस इंसुलिन हार्मोन का काम होता है, ये आपके बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा सेल पर पहुंचाने का काम करता है। और जब ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेल पर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करेगा, ऐसी कंडीशन में ये जो इंसुलिन है, इसके सीक्रेशन पर डिपेंड करेगा कि आपके खून में से ग्लूकोज जो है वो सेल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खून में ही बह रहा है। अगर खून की नली है, खून की नली में ग्लूकोज आया और ग्लूकोज जैसे ही आपने मीठा खाया, ग्लूकोज का लेवल खून की नली में बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने यहां से मीठा खाया, अमाशय से आंत में और आंत से लिवर में जाते हुए आपके लिवर से पूरे खून में ग्लूकोज पहुंचेगा। और जब ग्लूकोज लिवर से खून में पहुंचेगा, खून की नली में पहुंचेगा, ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ही ग्लूकोज की वैल्यू खून में बढ़ती है, ये पैनक्रियाज पर ब्रेन सेंसेशन देता है। ये ब्लड वेसल जो है, ये खून की नली जो है, ये नली ब्रेन को कहती है कि भैया ये तो ग्लूकोज बढ़ गया, अब इस ग्लूकोज को मेंटेन कराओ। तो ब्रेन जो है वो पैनक्रियाज को रिफ्लेक्स देते हैं कि भाई ग्लूकोज बढ़ रहा है, आपका काम है, आप इसको मैनेज करो। और फिर पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेशन ज्यादा कर देता है। इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा का ग्लूकोज जो है वो सेल में जाना चालू हो जाएगा। तो यहां पर ग्लूकोज का वैल्यू जो है ना, खून की नली में ग्लूकोज नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। ये तो सामान्य तरीका है। लेकिन जब जैसे ही हमने मीठा खाया, मीठा आंतों में, आमाशय में से आंतों में पहुंचा, आंत से लिवर, लिवर से खून में पहुंचा, और खून में पहुंचने के बाद खून की नली ने ब्रेन को कहा भैया ये तो शुगर बढ़ रही है। फिर ब्रेन ने पैनक्रियाज को कहा कि भाई मैनेज करो, लेकिन पैनक्रियाज मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि पैनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेशन कम कर लिया है। पैनक्रियाज इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट ही नहीं कर पा रहा है। अब पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पैनक्रियाज कमजोर हुआ है, पैनक्रियाज की कार्यक्षमता कमजोर पड़ी है। क्यों कमजोर पड़ी है? क्योंकि पैनक्रियाज पर ब्लड सर्कुलेशन, पैनक्रियाज पर ऑक्सीजनेशन, पैनक्रियाज पर न्यूट्रिशन, वहां की कोशिकाओं को अच्छा खाने पीने को नहीं मिला, कोशिकाएं धीरे धीरे करके कमजोर हो गई। अब हम कहते हैं कि शुगर तो उनको होती है जो ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, और आप कह रहे हो कि पैनक्रियाज को खाने पीने को नहीं मिला। तो आपको खाने पीने को मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपकी कोशिकाओं को खाने पीने को मिल रहा है। कोशिकाओं को खाने पीने को तब मिलेगा जब जो आपने मुंह में खाया है आमाशय में अच्छे तरीके से पचेगा, आमाशय में पच करके पाचक रसों के साथ मिल करके फिर जब वो आंत में उतरेगा, आंत में से जब एब्जॉर्ब होगा, खून में पहुंचेगा, फिर खून की चाल के साथ वो अगर आपके कोशिकाओं तक पहुंचेगा, तब वो आपके कोशिकाओं को ऊर्जा दे पाएगा। अन्यथा कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती है, और कोशिकाओं को अगर ऊर्जा नहीं मिली तो जहां की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, वहीं की कोशिकाएं अपनी कार्यक्षमता
कम कर लेंगी, उनका काम करने का जो तरीका है वो कम हो जाएगा। और पैनक्रियाज पर अगर ऐसा हुआ तो पैनक्रियाज का काम इंसुलिन का सीक्रेशन, ग्लूकागॉन का सीक्रेशन है, जो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है, आइसोलेट्स ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल्स जो होती हैं, उनका जो काम है वो इंसुलिन सीक्रेशन था। अब अगर वो काम नहीं है, इसका मतलब इंसुलिन कम निकल पाएगा। इंसुलिन कम निकलेगा तो इंसुलिन ज्यादा ही नहीं अगर निकल पाएगा तो ज्यादा मात्रा के ग्लूकोज को सेल में पहुंचा करके ब्लड में कम नहीं कर पाएगा। ये तो ब्लड में ही ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज घूमता रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ब्लड वेसल में, ब्लड में, खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इसका रीजन क्या है? पैनक्रियाज की कमी। पैनक्रियाज की जब तक कमी पूरी नहीं होगी तब तक खून में ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं हो पाएगी। अब आप अगर मीठा खा के फिर आप चाहो कि मेथी खा लो या करेला पी लो, उससे आपकी शुगर मैनेज हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी, वो मैनेज हो सकती है, वो ट्रीट नहीं होगी। क्योंकि ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? जब पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेशन दे दे, पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेशन करना चालू कर दे, तब ये ट्रीटमेंट हो पाएगा, अन्यथा ट्रीटमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे डायबिटीज का? कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हम इस पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो हम देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में। तो प्राकृतिक चिकित्सा में पहले नंबर पर ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? तो पहला ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा का होगा, पहले पेट पर सेक करेंगे, सेक करने के बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी करेंगे और फिर एनिमा करेंगे। ये तीन चीजें बहुत उपयोगी, बहुत आवश्यक ट्रीटमेंट हैं जो एलिमिनेशन का काम करेंगी, जो शरीर में से गंदगी, जो भी भरा हुआ कचरा है वो निकालने का काम करेंगी। सेक से खून की नलियां जो है वो फैलेंगी, मांसपेशियां फूलेंगी और मिट्टी पट्टी से एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होगा, आंतों में भरा हुआ मल जो है वो सिकुड़ेगा और उसके बाद जब मिट्टी पट्टी हटाएंगे तो आंतें फैलेंगी और फिर एनिमा जब लगाया जाएगा, एनिमा मतलब एनस से पानी को डाला जाएगा, तो वो जो आंतों में चिपका हुआ मल था, एनस से जब पानी जाता है तो ब्रेन को सेंसेशन जाता है कि भाई ये जो मुंह से पानी आ रहा था वो तो नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। तो फिर ब्रेन कहता है इस पानी को जल्दी जल्दी निकालो। तो फिर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, आमाशय से कोलोन की तरफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जल्दी जल्दी आमाशय से आंत की तरफ मूवमेंट ज्यादा चालू हो जाता है। तो जो भी यहां से लेकर के बीच में जो भी भरा हुआ कचरा है वो सारा का सारा निकल जाता है, पेट एकदम से खाली होना चालू हो जाता है, आंतें एकदम से खाली होना चालू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर को मौका मिलता है अपने आप को ट्रीट करने का। तो फिर शरीर में जहां जहां कमजोरियां आ रही हैं, जहां जहां कमियां हो रही हैं शरीर में, शरीर उस जगह पर फोकस करेगा। अब ये तो हो जाएगा एक ट्रीटमेंट। दूसरे नंबर पर पेट पर गरम ठंडा सेक। गरम ठंडा सेक का मतलब है पैनक्रियाज पर गरम ठंडा सेक करें। तो पैनक्रियाज किस तरफ है? बाईं तरफ है, बाईं तरफ आमाशय के ठीक नीचे पैनक्रियाज होता है। तो बाईं तरफ पेट के इस हिस्से पर आप गरम ठंडा सेक कर सकते हैं। गरम ठंडा सेक मतलब 2 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा। 2 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। जब आप 2:1 का रेशो इंटू 5 टाइम्स, 5 बार जब इसको करेंगे, टोटल 15 मिनट का ये सेक है। ये आपके पैनक्रियाज पर गरम से खून की नलियां फैलेंगी, ठंडे से खून की नलियां कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर गरम से फैलेंगी, ठंडे से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, गरम से फैलेंगी, ठंडे से कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो खून की नलियों में जो संकुचन और शिथिलन होगा वो पैनक्रियाज तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करेगा। और जब आप इसके साथ में, ये ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, फिर हम डाइट और एक्सरसाइजेज और देखेंगे इसमें कि ये जो संकुचन शिथिलन है इसके साथ में एक्सरसाइजेज जब हम करेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, एक्सरसाइजेज से कार्डियोवैस्कुलर जनरेशन है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, तो न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचेगा, तो धीरे धीरे करके पैनक्रियाज की कार्यक्षमता बढ़ना चालू हो जाएगी। तो ये गरम ठंडा से एक बहुत अच्छा उपचार माना जाएगा। गरम ठंडा सेक करने के बाद तीसरे नंबर पर आप अगर पॉसिबल हो जाता है तो गरम ठंडा कटी स्नान अगर पॉसिबल हो तो कहीं भी अगर नेचुरोपैथी सेंटर आपके आसपास है, अगर आपको शुगर है, गरम ठंडा कटी स्नान आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट माना जाता है, ये जरूर कर लें। ठीक है, तो ये तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी, पैरों में झंझनाहट, पैरों में सनसनाहट, पैरों में सूनापन आ रहा है, चींटियां जैसी काट रही हैं, तो ये गरम ठंडा सेक जो था ये पेट पर आप अभी कर रहे थे, पेट पर तो करेंगे ही, साथ में पैरों पर और करेंगे, पैरों पर, पंजों पर।
तो जहां जहां आपको सूनापन लग रहा था उस जगह पर आप गर्म ठंडा सेक करके प्लस गीला लपेट बांधेंगे। गीला लपेट मतलब होता है कि साड़ी की फॉल जो है वो ठंडे पानी में गीली करके आप पैर पर इस तरीके से लपेट देंगे और ऊपर से ऊनी कपड़ा आप स्पाइरली लपेट करके छोड़ देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। ये ट्रीटमेंट अगर आप पैरों पे करेंगे, डेफिनेटली पैरों में जो नमनेस या न्यूरोपैथी थी, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको बोला जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से आराम में आना चालू हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है कुछ जो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अब हम देखें कैसे योगा में क्या क्या हम करेंगे डायबिटीज के लिए। तो योगा में बहुत सिंपल सा एक वीडियो हमने बना रखा है, योगा फॉर डायबिटीज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं और स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए कौन से आसनों की आवश्यकता है जो आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, कौन से प्राणायाम की आवश्यकता है जो आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, वो पूरा अलग से एक वीडियो बना रखा है। आप उसको अच्छे तरीके से देखें और उसको फॉलो करेंगे। अब आती है बारी तीसरे नंबर पर, वो है डाइट। तो आपके शुगर के केस में आप डाइट में क्या लेंगे? तो डाइट थेरेपी जो है, डाइट थेरेपी में विशेष तौर पर ऐसा देखा जाए कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड आप मत लीजिए। बस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा मीठे हैं। जैसे फल भी अगर आप केला, आम, चीकू, अंगूर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम करेंगे। हालांकि ये कहा जाता है कि ये फल जो हैं फ्रक्टोज होते हैं, ये आपके लिए नुकसान नहीं करेंगे शुगर में, लेकिन इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई ही होती है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स भी आपको डायबिटीज के केस में नहीं खाने हैं। डायबिटीज के केस में डायरेक्ट मीठा जो है वो आपको छोड़ देना है। दूध और दूध से बनी सारी मिठाइयां बिल्कुल भी नहीं खानी है। कोशिश करनी है कि डायबिटीज में आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन आप ले सकते हैं। लेकिन आजकल चलन क्या चल रहा है कि डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ में गाउट है। तो डायबिटीज अकेली होगी ऐसा तो कहीं लिख के नहीं रखा हुआ है कि भाई डायबिटीज हुई है इनको गाउट नहीं हो सकता, इनके जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता, गठिया नहीं हो सकता इनको, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास तो केस आते हैं जिसमें डायबिटीज भी है, गाउट भी है, और मजे की बात तब है जब अस्थमा भी साथ में ही है। तो अस्थमा है और गाउट है। अब अस्थमा में आपको गर्म ट्रीटमेंट करने हैं, गाउट में आपको गर्म ट्रीटमेंट करने हैं, और अगर मान लो साथ में आपके पेप्टिक अल्सर हो गया या फिर एरोसिव गैस्ट्राइटिस हो गई, उसमें ठंडे ट्रीटमेंट करने हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को अगर एसिडिटी या पित्त की समस्या ज्यादा है और साथ में अगर मान लो ये गाउट है या अस्थमा है तो ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ में अगर मान लो कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, तो फिर आपको डायबिटीज के केस में खटाई भी छोड़ के रखनी पड़ेगी। तो मिठाई छोड़ दी, खटाई छोड़ दी। अब मान लो अगर डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो अगर डायबिटीज के साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, आपका आ रहा है 280, ट्राइग्लिसराइड आ रहा है आपका 350, एलडीएल आपका आ रहा है 230, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको फैट का इंटेक भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपने फैट ज्यादा लिया तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने ग्लूकोज ज्यादा लिया तो आपकी इधर शुगर बढ़ रही है। आपने प्रोटीन ज्यादा लिया तो उधर आपका जो गाउट है, यूरिक एसिड है, वो बढ़ जाएगा। तो फिर आपको सम करना पड़ेगा इस खाने को आपके लिए। फिर वो पथ्य वाला जो भोजन रह जाता है, जो सर्वमान्य पथ्य होता है, जो हमेशा पथ्य में रखा जाता है, यूनिवर्सल पथ्य जिसको बोला जाता है, वो भोजन लिया जाए। उस भोजन में क्या रहेगा? आप कोशिश करिए कि ज्वार के आटे की रोटी खा लीजिए, क्योंकि ज्वार, अब आपने चने तो लिए नहीं, चना नहीं लिया आपने, मूंग नहीं ली, सोयाबीन नहीं लिया, क्योंकि ये अगर लेते तो उधर गाउट बढ़ रहा था। अगर गाउट नहीं है, प्रोटीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन इंटेक से रिलेटेड, तो फिर आप इसमें चना मिला सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन अगर आप मिलाओगे तो पचने में बहुत भारी हो जाता है, फिर अपच रहेगी, फिर दिक्कत रहेगी। तो आप अगर गाउट नहीं है, अगर जोड़ों में दर्द नहीं है, तो थोड़ा सा आप ज्वार के आटे के साथ में चने का आटा मिला करके फिर आप रोटी बना करके खा सकते हैं। अगर आप ज्वार और चना अकेला नहीं खा पा रहे हैं तो इसमें थोड़ा जौ मिला लीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं चल पा रहा है तो फिर गेहूं थोड़ा मिला के रख लीजिए। लेकिन आप आटे को थोड़ा दरदरा, गोल आटा जिसको बोला जाता है, थोड़ा मोटा आटा पिसवाइए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वो मोटे आटे की रोटी, सब्जी में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, ये 5 सब्जियां हैं। इन सब्जियों को ज्यादा मात्रा में लीजिए। कोशिश कीजिए कि फलियां ज्यादा मात्रा में नहीं खाई जाएं। कोशिश कीजिए कि अरबी, भिंडी, बैंगन, फूल गोभी, इन सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कभी कभार लेना पड़े तो ले सकते हैं।
चिकनाई, मिर्च, मसाले का उपयोग कम से कम करिए। प्लस जो खाना आप खा रहे हैं उसके कम से कम 40 मिनट पहले हरा सलाद पेट भर के खा लीजिए। वो मत करिए कि आपने खाना खाया, नाश्ता कर लिया, सलाद खा लिया और तुरंत खाना खा लिया। तुरंत मत करिए। आप पहले कोशिश करिए कि पहले आप 40 मिनट पहले, 30 मिनट पहले कम से कम आपने हरा सलाद खा लिया और उसके बाद फिर आप लंच में रोटी सब्जी खा लीजिए। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ताजा दही 50 से 60 ग्राम आप ले सकते हैं दोपहर के खाने के साथ में। उसके बाद फिर शाम का खाना जो है वो कोशिश करिए पहले खा लिया जाए। लगभग 7 बजे के आसपास तक आप एक चपाती, ज्यादा मात्रा में सब्जी, और अगर संभव हो जाए तो किन्हीं भी 2-3-4 सब्जियों को मिलाकर के सूप बना करके वो सूप ले लीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। रात को सोने के पहले अगर संभव हो तो हारसिंगार, जिसको कालमेघ भी बोला जाता है, उसके पत्तों का काढ़ा अगर आप लेते हैं तो ये काढ़ा जो है ब्लड प्यूरिफायर माना जाता है, खून को साफ करने का काम करता है, आंतों की धुलाई सफाई में ये मदद करेगा, इंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी को निकालने में ये मदद करेगा। इसलिए ये आपके लिए पारिजात भी जिसको बोला जाता है, ये काढ़ा आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे। फिर कोशिश करेंगे कि शाम के भोजन के बाद भी आप चलें जरूर। और जो योगा है, योगा फॉर डायबिटीज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये तो आप देख ही लें, साथ में डायबिटीज को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप कम से कम 50 मिनट में 5 किलोमीटर टहल लीजिए। अगर आपके घुटने, एड़ी और कमर में दर्द नहीं है तो आप ये डिस्टेंस इतने मिनट में अचीव करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, और आपकी शुगर डेफिनेटली धीरे धीरे करके आराम में आना चालू हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखनी है कि टहलते समय मुंह में पानी भर के टहलेंगे। मुंह में पानी भर के अगर टहलेंगे तो टहलने का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।